Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर आर पार करने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर हर हिंदुस्तानी, हर देशवासी का खून खौल उठेगा, क्योंकि भारत की जिस अखंडता के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन आज एक मौलाना उसी अखंडता को चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने कहा है कि या तो हमें शरिया अदालत दो या फिर मुसलमानों को अलग मुल्क दे दो। लेकिन सवाल सिर्फ इस मुफ्ती की सोच पर नहीं है, सवाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी है, जो देश के हर जिले में शरिया अदालत खोलने की तैयारी में है। तो इस देश के संविधान को चुनौती देने का नया फैशन शुरू हो गया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, जो मुल्क के लिए होगी। शरिया अदालत दो या फिर अलग देश दो। आज का आर पार इसी पर। वो दारुल क़ज़ा है, काजी उसको प्रिजाइड करता है और हर ज़िले तक हमारी ख्वाहिश है, लेकिन अभी तो हम हर सूबे में नहीं कायम कर पाए। अभी जो दारुल क़ज़ा है तो बहुत कम है। वो एक अच्छा प्रपोजल अच्छा है, एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक होएगा तो शरीयत ला जो हमारे जो मुस्लिम के जो प्रॉब्लम्स है उसका भी एक मसला हल होता है। जिस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये फिजूल की मांग उठा रहा था, उस वक्त किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये बात कहां तक जाएगी। और अंजाम सामने देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की हर जिले में शरिया अदालतें खोलने के समर्थन में 4 कदम आगे जाते हुए जम्मू कश्मीर के डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने शरिया अदालत के बहाने देश के बंटवारे का राग अलापा है। मुफ्ती ने कहा है, बीजेपी को देश में शरिया अदालतों से समस्या है तो मुसलमानों को अकेला छोड़ देना चाहिए। हमें धार्मिक आजादी से रोका गया तो फिर भारत के मुसलमानों को 1947 जैसे विभाजन के लिए सोचना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि हम अपने लिए अलग राष्ट्र बनाने के बारे में सोचें। मुसलमान, जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक है, वो सिर्फ पाबंद है कुरान और हदीस को मानने के लिए। डिवाइन लॉज जो है हमारा इस्लाम में, वो किसी और कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है, और न उसके लिए ये जवाजियत पैदा हो जाती है कि वो अपने आइली मसाइल को इसका इस्लामी शरीयत के दायरे से हल करें। खैर, सवाल मुफ्ती नासिर उल इस्लाम की 2 कौड़ी की सोच पर नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की दयनीय हालत का झूठा दावा करते हुए इन्होंने पहले भी बंटवारे का राग अलापा था। लेकिन मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने बंटवारे की जो लकीर खींची है, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आईना जरूर देखना चाहिए। आज इस देश में संवैधानिक न्यायपालिका सिद्धांत कानूनों से चलने वाला देश है, इसलिए इस प्रकार के भद्दे कमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। समर्थन का तो दूर की सवाल है, इनकी भर्त्सना करने योग्य है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कश्मीर जैसा माहौल पूरे हिंदुस्तान में कायम करना चाहता है। शरीयत के कानून का क्या मतलब है? अपना कानून अलग बनाना, यानी कि हिंदुस्तान के कानून से अलग हटकर अपना कानून बनाना। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक फिजूल की मांग उठाकर नासिरुल इस्लाम जैसे लोगों को देश के खिलाफ नया एजेंडा दे दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शरिया अदालत दो या अलग देश दो। और अब विश्लेषण सुनिए आप। कश्मीरी मुफ्ती के दिमाग में पाकिस्तानी जैसी सोच, शरीयत की आड़ में बंटवारे की सोच का विश्लेषण है ये। डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती ने कहा, शरिया अदालत दो या फिर अलग देश दे दो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग पर मुफ्ती ने यह बयान दिया। देश की अखंडता के लिए खतरनाक है मुफ्ती का यह विचार। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग ने मुफ्ती की सोच को काफी हद तक हवा दे दी है। और मेरे साथ आज की इस डिबेट में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ ग्रैंड मुफ्ती, डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती साहब नासिरुल इस्लाम साहब जम्मू कश्मीर से इस समय लाइव हैं। आपका भी स्वागत है इस्लाम साहब। संबित पात्रा हैं, इसके अलावा मेरे साथ इस डिबेट में रिजवान अहमद है। मैं सबसे पहले नासिरुल इस्लाम साहब के पास ही जाता हूं और सीधा सवाल। इस्लाम साहब, लगता है डिबेट से पहले ही उठ के चले गए हैं।
मैं चाहूंगा कि वो विजुअल आप देखें। वो पहले ही उठ के डिबेट से चले गए हैं, वो बैठे और फिर उठकर चले गए, और लगता है वो कुछ देर में बैठेंगे या फिर उठेंगे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनको पता है कि आज उनसे सवाल पूछे जाएंगे, हर कीमत पर पूछे जाएंगे। नहीं छोड़ा जा सकता ऐसे शख्स को जो ऐसे काम करे। संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से अभी तथाकथित ये जो ग्रैंड मुफ्ती या डेप्यूटी ग्रैंड मुफ्ती है, मुझे तो फ्रॉड मुफ्ती लगता है, ये उठ के भाग गए हैं आपके डिबेट से। ये दिखाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। और मैं ग्रैंड मुफ्ती अगर सुन रहे हैं तो सुने बिल्कुल से। इस प्रकार की जो पाकिस्तान की भाषा बोलने की हिम्मत कर रहे हैं इस देश में, उनको पता होना चाहिए कि इंडिया से खूबसूरत लोकतंत्र पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और जितना मुसलमान भाई और बहन इंडिया में रहते हैं, किसी और जगह किसी और देश में रहते भी नहीं। ऐसे में मुल्क को बांटने की बात करने वाला ग्रैंड मुफ्ती, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और ऐसे ग्रैंड मुफ्ती को जो देश को तोड़ने की बात करता है, ये सेडिशन है, ये कुछ नहीं है, देशद्रोह है। खाते इंडिया का है और गाते पाकिस्तान का है। दुख मुझे इस बात का है कि केवल ये ग्रैंड मुफ्ती नहीं, मैं कुछ दिनों पहले ओवैसी जी को भी सुन रहा था, और ओवैसी जी जो कि इंडिया के पार्लियामेंट के एक सदस्य है, एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने भी इस प्रकार की बात कही है कि अगर 14% मुसलमान एक हो जाए तो देश में न जाने किस प्रकार का गजब ढा देगा। याद करिए उस समय पद्मावत के इशू में और ट्रिपल तलाक का जब आया था, उस समय ग्रैंड मुफ्ती, उस समय ओवैसी ने ये कहा था। तो ये जो देश को बांटने की कवायद चल रही है, मैं इतना ही कहूंगा। मैं बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को कि ग्रैंड मुफ्ती साहब, एक सेकंड, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि ग्रैंड मुफ्ती साहब को इस डिबेट में बैठना था, लेकिन उनको पहले ही लगा कि आज उनको घेरा जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे। अलग देश की मांग कर रहे थे वो कह रहे थे या तो शरिया अदालत दे दो या तो अलग देश दे दो। मैं आपके पास आता हूं वसीम वकार साहब, ऐसे मुफ्ती को आप क्या कहेंगे? ये हवा तो पूरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रची, और उसके बाद आप जैसे लोगों का समर्थन मिला, ओवैसी साहब का समर्थन मिला। बताइए, अब अलग देश की मांग हो रही है, या तो शरिया कोर्ट दो या अलग देश दे दो। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे एक बात ये बोल दूं अमीश देवगन जी कि आप जब बोला कीजिए तो अपने पे काबू रख के बोला कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बाहर हो जाता है। क्यों? दूसरी बात, अगर इस मुफ्ती को आपसे सवाल पूछने की मांग की है, आपसे सवाल पूछने की हिमाकत ना कोई भी करे, इस मुफ्ती को नहीं, आपसे कोई सवाल पूछने की हिमाकत ना करे। मेरे ब्लड प्रेशर का आप ध्यान ना रखिए, आप इस देश के ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए जिसको आप उबाल रहे हैं। इस मुफ्ती को अगर गिरफ्तार ना किया गया, जिस मुफ्ती ने अलग देश की मांग की है, किस बात के ऊपर, मुफ्ती को फौरन गिरफ्तार किया जाए। अलग देश का मांग कर रहे हैं वो, कह रहे हैं शरिया अदालत दो, नहीं तो अलग देश दे दो। आप भी तो शरिया अदालत मांग रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जो संविधान ने आपको अदालतें दे रखी हैं, आप शरिया अदालत मांग रहे हैं कि शरिया अदालत होनी चाहिए। शरिया अदालत नहीं, शरिया अदालत है वो, अदालत नहीं मांग रहे हैं। उसको किसी और शब्द में मत फिराइए आप लोग। दारुल कज़ा बोल के मत रखिए। शरिया अदालत में फर्क होता है। और क्या बोलूं, बताइए मुझे आप, क्या हिंदुस्तान में खाप पंचायतें नहीं चल रही हैं? क्या वो खाप पंचायतें जहां के ऊपर बड़ी तादाद में क्रिमिनल केसेस के ऊपर सुनवाई हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था खाप पंचायत के बारे में, पता है आपको? रोका जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था खाप पंचायत के बारे में? वो बलात्कार पे सजाएं सुना रहे हैं। मैंने आपसे कहा दारुल कज़ा को शरिया अदालत से मत जोड़िए। दारुल कज़ा है, शरिया अदालत अलग होती है, ये अदालत नहीं है। 1993 से चल रही है देश में। दूसरी बात, आपसे गुजारिश कर दूं बहुत मतलब एहतराम के साथ, हम लोग इसी देश में पैदा हुए हैं, हम इसी देश के नागरिक हैं, और अगर आप किसी तरह से भी ये हम लोग पर जाहिर करेंगे या हमको लांछन लगाएंगे कि हम देश के नागरिक नहीं हैं, नहीं, हम देश गलत कह रहे हैं। नहीं, जो डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती ने बोला जम्मू कश्मीर के, उस बात की बात बताइए। आप उधर शरिया अदालत मांग रहे हैं, दारुल कज़ा मांग रहे हैं, और उसी दारुल कज़ा वो कह रहे हैं या तो दारुल कज़ा दो या अलग मुल्क दे दो। फर्क क्या रहा बताइए आप मुझे। अगर दारुल कज़ा नहीं मिलेगा तो अलग देश चाहिए आपको, पार्टीशन चाहिए। सर सुन ही नहीं रहे, सुनाइए ना सर। अगर इस मुफ्ती को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं इस सरकार को नपुंसक कहूंगा। अगर ये मुफ्ती अभी 24 घंटे में अरेस्ट होकर जेल नहीं जाता है तो मैं समझता हूं कि भारत की सरकार ऐसी सरकार है जिसको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। संबित पात्रा जवाब। और मैं समझता हूं कि अगर संबित पात्रा जी सच्चे देशभक्त हैं
तो इस चैनल पर अभी ऐलान करें कि 24 घंटे मुफ्ती गिरफ्तार होगा। और अगर ऐलान नहीं कर पाते हैं तो इनको चाहिए बहस छोड़कर चले जाएं यहां से और फिर अपनी शक्ल मत दिखाएं। वो तो भाग गए, ऐलान आपके दोस्त तो भाग गए, मुफ्ती साहब भाग गए डिबेट छोड़कर। संबित पात्रा आपके दोस्त हैं, वो आपके दोस्त हैं और जबान संभाल के मिस्टर अमीश देवगन इज नॉट माय फ्रेंड। और अगर संबित पात्रा ऐलान नहीं कर पाते हैं और 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं तो शक्ल मत दिखाइएगा देश के लोगों को, फिर आप भी नपुंसक वाली श्रेणी में आ जाएंगे। आप ऐलान कीजिए गिरफ्तारी का। भाषा की मर्यादा को रखिए, भाषा की मर्यादा को रखिए, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल आप अगर मर्यादा में रहेंगे तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा। नहीं, नपुंसक मर्यादा में रहेंगे तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा। शब्द है संबित पात्रा। मैंने कहा ना अगर आप मर्यादा में रहेंगे मैं तो मर्यादा में रहूंगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा तमीज के दायरे में रहकर धमकी दीजिए सर लाइव डिबेट बड़ी मेहरबानी और थोड़ा सेकुलर बनिए, थोड़ा सेकुलर बनिए, इंसान बनिए, सेकुलर बनिए, अच्छा लगेगा, देश के लिए खतरा मत बनिए। आप देश में इख्तियार पैदा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर ये मुफ्ती गिरफ्तार नहीं होता है और ये 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं होता है तो ऐसी सरकार को बंदे रहने का हक नहीं है। संबित पात्रा जी ऐलान कीजिए 24 घंटे में गिरफ्तार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आदेश जारी कीजिए यहां से। देखिए अमीश भाई, चाहे ये मुफ्ती हो जिसको फ्रॉड मुफ्ती में कहता हूं, चाहे ये नियो जिन्ना मतलब इनके ही आका असउद्दीन ओवैसी हो, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों का मकसद एक ही है, इस देश को बांटना। दोनों का मकसद एक ही है, मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी को बकवास मत राजनीति देना, बकवास मत करें, देश को धोखा मत दें, हिंदुओं के साथ गद्दारी मत करें, आप देश के साथ गद्दारी मत करें। जरा देखिए इस मुफ्ती को गिरफ्तार कब कर रहे हैं बताइए आप। इनको देखिए जरा, मुफ्ती को गिरफ्तार कब कर रहे हैं, देखिए जरा, देखिए इसको देखिए जरा, बताएं मुफ्ती को गिरफ्तार कब कर रहे हैं। हम साथ हैं सरकार के। अमीश भाई सरकार के साथ पकड़ के लाए हैं आप, हम सरकार किसको पकड़ के लाए हैं अमीश भाई? मुफ्ती को आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं अमीश भाई? ये किसको पकड़ के लाए हैं? जो लोग देश को बांटने की बात कर रहे हैं, ये सेकंड क्लास पास वाले प्रवक्ता को अरेस्ट पकड़ के लाए हैं अमीश भाई। भाई अरेस्ट कीजिए, हम साथ हैं आपके। चलिए बैठ जाइए, चिल्लाइए मत। अब अमीश भाई याद करिए, यही वो असउद्दीन ओवैसी है ना जिनके भाई ने कहा था 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर हम देखते हैं हिंदुओं का क्या हश्र करते हैं। यही वो असउद्दीन ओवैसी है ना जिसने राम की मां के बारे में, भगवान राम की मां के बारे में जो कहा था, तो याद है ना आपके आरएसएस के यही नेता वो असउद्दीन ओवैसी है ना, आपके बीच में बोले थे खत्म कर यही वो असउद्दीन ओवैसी है। असीम वकार, चलिए आरएसएस के नेता ने 15 सेकंड में अमीश भाई आप देख रहे हैं, आप बेवजह कर रहे हैं। अमीश भाई आप देख रहे हैं, गिरफ्तारी का आप धमकी नहीं देंगे किसी को डिबेट में बैठकर। ऐलान कीजिए गिरफ्तारी का। आप जो बोलेंगे वही बोलेंगे। गिरफ्तारी का ऐलान कीजिए यहाँ बैठकर। कम से कम इतनी वादा कीजिए गिरफ्तारी का ऐलान कीजिए। कम से कम दूसरे को सुनिए तो सही 40 सेकंड। उतनी पेशेंस भी नहीं है आप में तो। क्यों सुनूं? आप पहले क्यों नहीं सुनेंगे आप? कोई बकवास सुनने नहीं आया आपकी। कोई आपकी भी बकवास सुनने नहीं आया। अरेस्टिंग का ऐलान कीजिए या फिर बहस छोड़ दीजिए आप लोग। संबित पात्रा। अमीश भाई अब मैं बोल सकता हूं? बोलिए संबित पात्रा आप। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है लाइव डिबेट में एक पार्टी का प्रवक्ता, जिस पार्टी के एक एमपी है उस पार्टी का प्रवक्ता बाकी लोगों को किस प्रकार से बातें कर रहा है, देश के बंटवारे के साथ खड़ा है। और ये जो अरेस्ट करिए कह रहा है ना, ये केवल हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे मुफ्ती की अरेस्टिंग होना चाहिए। हम सरकार के साथ आतंकवादियों के साथ डिबेट नहीं करता हूं, अरेस्टिंग का ऐलान कीजिए। मैं आतंकवादियों के साथ डिबेट नहीं करता हूं, बैठ जाओ। अरेस्टिंग का ऐलान करो। नहीं देखिए, तमीज के दायरे में रहिए। देखिए मेरी डिबेट में आप भी मेरे मेहमान हैं, संबित पात्रा भी मेरे मेहमान हैं। कोई बकवास करने नहीं आता। 24 आवर अरेस्टिंग होना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। देखिए मुझे लगता है दायरे में रहना चाहिए। हम देश के साथ हैं। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं 40 सेकंड के लिए। अमीश भाई किस प्रकार, अमीश भाई मैं मुझे 30 सेकंड दीजिए। अमीश भाई आप भाषा के श्रेणी को देख रहे थे, भाषा के चयन को सुन रहे थे। देखिए मैं अगर यहां ग्रैंड मुफ्ती के खिलाफ बोलता हूं, देश एक रहे इसके लिए बोलता हूं, हिंदू मुसलमान अलग ना हो जाए इसके लिए बोलता हूं, तो यहां AIMIM के प्रवक्ता की हालत को देखिए। तंज कस के जिस प्रकार अपना नियंत्रण ये खो बैठा है, ये देश को बांटने की कवायद है किसी भी कीमत पे। मुझे सिहरन होता है, मुझे ये सोच के सिहरन होता है कि आज सरिया कोर्ट के डिमांड को लेकर ये हिंदुस्तान को अलग करने की बात करें। अमीश भाई 1942 में जिन्ना इसी प्रकार की बात करते थे तो लोगों को लगता है जिन्ना केवल मजाक बना रहा है, मूर्ख बना रहा है लोगों का।
मगर 5 वर्षों बाद 1947 में वो हकीकत बन के जमीन पे उतरा और देश का बंटवारा हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। डोंट टेक ऑल दीज थिंग्स नॉन सीरियसली, मैं बताता हूं, और आपको नहीं बता रहा हूं अमीश भाई, मैं देश की जनता को टीवी के माध्यम से बता रहा हूं जी। ये तमाम लोग जिस प्रकार से आज फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों है? ट्रिपल तलाक पे कानून आ गया, सुप्रीम कोर्ट देश का जो संविधान कहता है उन्होंने उसको आगे रखा। इनको लगता है अच्छा ये कांग्रेस की सरकार थी, शाहबानों में तो हमारे साथ खड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार कर दिया था, ये बीजेपी की सरकार हमें अपीज नहीं करेगी, हमारी तुष्टिकरण नहीं करेगी, ये महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ेगी। अरे अलग कोर्ट बनाओ, कोर्ट नहीं बनाओगे तो हमारे को आगे रखने के लिए नया देश दे दो। रिजवान साहब, अरे कान खोल के सुन लो मौलानाओ, कोई नया देश नहीं मिलने वाला है, ये आप ही का देश है, हमारा देश है, इस देश का खाते हो इसी का गाओ, इस देश का खा के पाकिस्तान का गाने का प्रयास मत करना। रिजवान, मैं आपके पास आता हूं, आप डिबेट में अभी तक नहीं आए। ग्रैंड मुफ्ती इस डिबेट को ज्वाइन करने से पहले ही निकल लिए क्योंकि उनको लगा कि आज सवालों की बौछार होगी। क्या आपको लगता है कि शरिया अदालत दे दिया जाए या फिर अलग देश करवा दिया जाए? यह चुनौती लगती है, मजाक लगता है या सीरियस अटेम्प्ट दिखता है आपको? सैयद रिजवान, बतौर मुसलमान आप क्या सोचते हैं? अमित जी, पहले तो मैं ये सोचता हूं कि आप लोग इतने बड़े बड़े शब्द ग्रैंड मुफ्ती, अरे काहे का ग्रैंड मुफ्ती भाई? इज्जत देनी है तो मुफ्ती ही बोल दीजिए, आतंकवादी नहीं बोल रहा, इतना ही बहुत है। तो मुफ्ती, अपनी भाषा शैली में मुफ्ती लाइए। ग्रैंड बहुत बड़ा शब्द होता है, ऐसे लोगों के आगे नहीं लगाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वकार साहब ने बात बोली, भले उसमें व्यंग था या राजनीति थी, लेकिन मैं बतौर अधिवक्ता बड़ी रसान से और बड़ी प्यार से ये बात बताना चाहता हूं आपको और देश को कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में इस मुफ्ती को गिरफ्तार करने का प्रावधान है विदाउट बेल फॉर 3 मंथ्स, और इसने जो बोला है वो सेक्शन 2 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में आता है। ये मौके मिलते हैं गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट का कलेजा कितना मजबूत है। ये लॉलीपॉप आया है मोदी के सरकार में, एक थाली में रख के एक रोटी आई है। मोदी साहब को, वाकई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं व्यंग नहीं कस रहा, 3 दिन के अंदर आर्मी इनको उठाए और दिल्ली लेके आए, और दिल्ली में एनएसए की कार्रवाई इस आदमी के खिलाफ होनी चाहिए। अब हो ना हो इसके पीछे पॉलिटिक्स है। अब तीसरी बात, अब आपने ये पूछा कि शरीयत कोर्ट 1937 शरीयत एक्ट के आधार पर चल रहे हैं। 18 बिंदु जो हैं जो शरीयत एक्ट में लिखे गए हैं, मैंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है और एक वीडियो भी इशू किया है कि गवर्नमेंट कुछ ना करे, शरीयत को भी ना छेड़े, शरीयत को सम्मित भाई सिर्फ कोडिफाई करवा दीजिए, सिर्फ सेकुलर लोग भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, शरीयत को कोडिफाई करवाइए। शरीयत हवा में है, शरीयत जैसी कोई चीज ही नहीं है। जिस दिन शरीयत सम्मित भाई कोडिफाई हो गई, कानून की किताब बन गई, फैसले सारे न्यायालय करेगा, शरीयत कोर्ट अपने आप बंद हो जाएंगे। असीम वकार जवाब, असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड असीम वकार, रिजवान साहब की बात का जवाब 30 सेकंड। सर देखिए, हम अपने मुल्क में सरकार से अपनी मांग रख सकते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हमारी जरूरत होगी, हम सरकार से डिमांड्स करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, पर अलग जो संवैधानिक हक हमारा उस तरह पर अलग कोर्ट चाहिए आपको। लेकिन सुनिए सर, अलग अदालत चाहिए आपको। फिर मैंने आपसे कहा कि दिस इज, उसका मतलब क्या है? ये कोर्ट उसका मतलब क्या है, बताइए ना मुझे। उसका मतलब क्या है? दारुल कज़ा का मतलब क्या है, बताइए आप मुझे। नहीं सर, मैं सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ, अगर मेरी बात जायज लगे तो मेरी बात को आगे बढ़ा दीजिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से किसी भी ऐसे व्यक्ति जो देश के बंटवारे की बात करे, जो देश को अलग देश बनाने की बात करे, उसकी गिरफ्तारी की मांग करता हूं। किस बिना पे कर रहा है वो बिना तो समझिए, वो फाउंडेशन स्टोन के साथ तो आप खड़े हैं उसको पकड़कर। आपकी की भाषा के अंदर दारुल कज़ा, वो कह रहे दारुल कज़ा पूरे मुल्क में दो, नहीं तो मुल्क का बंटवारा हो, नहीं तो अलग मुल्क दे दो। नहीं, यही कहा गया है, यही कहा गया ग्रैंड मुफ्ती द्वारा। सर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आसिम वकार आतंकवादी है, अमीश देवगन को लग रहा है कि आसिम वकार आतंकवादी हैं,
तो अरेस्ट करिए, मैं बैठा हुआ हूँ आपके रिजवान जवाब, मैं जवाब देना चाहूंगा। लेकिन बात घुमाइए, रिक्वेस्ट आप देश को धोखा मत दीजिए। और मैं कह रहा हूं कि बताइए कब गिरफ्तारी कर रहे हैं, मैं दिल से कह रहा हूं, कोई व्यंग नहीं है, किसी तरह से कोई व्यंग सरकार में नहीं है, मैं ओपन हार्ट बिल्कुल दिल से कह रहा हूं गिरफ्तारी हो, और पात्रा बताएं कि गिरफ्तारी कब हो रही है। पात्रा भी और अमित या नहीं मिलाते हैं? इसका जवाब मैं देता हूं। एक सेकंड, सैयद रिजवान 30 सेकंड कुछ कहना चाह रहे पात्रा में, अमीश भाई जी, अमीश भाई जी, देखिए वकार साहब को कोई आतंकवादी नहीं कह सकता, ना सम्मित भाई ने कहा, और जो कहेगा ये बहुत ही बड़ी गलती है। वकार भाई आप एक मेरी बात का जवाब दीजिए, शरिया कोडिफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इतना बताइए आप। सर जो दारुल कज़ा है उसमें जो दीनी मसले मसाइल हैं वो दीनी मसले मसाइल का हल होता है, फौरन होता है, किसी तरह से भी दीनी नहीं, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, शादी, निकाह, गिफ्ट, विल, ये सब उसमें आते हैं, सिर्फ दीनी मसले नहीं आते हैं, ये सारे मसले आते हैं। आप बताइए शरिया कोडिफाई होना चाहिए या नहीं? नहीं, ये देखिए बात है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं शरिया एप्लीकेशन एक्ट और 1993 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं आपके सामने रखा है, आपके सामने है 1993 का ऑर्डर, और दारुल कज़ा चल रहा है 1993 से। इसमें क्या परेशानी है मैं पूछ रहा हूं, लेकिन मेरी एक दिल से मांग यह है कि जो लोग देश बांटने की बात करें, अलग देश की मांग करें, उनकी अरेस्टिंग होना चाहिए। मेरी मांग गलत है क्या रिजवान भाई, मेरी मांग गलत है? आपने रखा हो शरिया अदालत की बात आप कर रहे हो, उसी शरिया बताइए आप। एक सेकंड, तस्लीम रहमानी कुछ कहना चाहते हैं, तस्लीम रहमानी चाहता हूं कि सैयद रिजवान को क्या जवाब है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर आज दारुल कज़ा बनाने के लिए ये कह रहा है कि हम हर जिले में दारुल कज़ा बनाएंगे, और आज की तारीख में 2019 के इलेक्शन से फौरन पहले कह रहा है, तो मैं लगता हूं कि वो बीजेपी के हाथों में खेल रहा है। उसकी सीधी वजह यह है कि ये मौका इस मौजू पर बहस करने का नहीं है। दारुल कज़ा एक, और जो ग्रैंड मुफ्ती कह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती कह रहे हैं दारुल कज़ा दे दो या फिर अलग मुल्क दे दो, वो भी बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। कोई सवाल ही नहीं। आर्बिट्रेशन काउंसिल कमाल की बात है आप लोगों की। आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत तो पुलिस थाने में बैठ के आर्बिट्रेशन करा देती है, फैसला करवा देती है। दारुल कज़ा की जरूरत है इस देश में, दारुल कज़ा की जरूरत है, और दारुल कज़ा चल रहे, 70 दारुल कज़ा इस मुल्क में चल रहे, और वेल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहे हैं। लेकिन कोडिफिकेशन की बात, रिजवान जो कोडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अरे सुनिए ना आप, 40 साल से हम दारुल कज़ा, हम कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ की डिमांड कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कोडिफिकेशन हो। कोडिफिकेशन अगर हो गया होता तो मसाइल पैदा ना होते, लेकिन यही जो कोडिफिकेशन नहीं होना देना चाहता, और यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हिंदू कोड बिल तो पास करवा देती है 1950 में, मुस्लिम कोड बिल पास क्यों नहीं करवाती? आज मैं बीजेपी की सरकार से, नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं, आप बने हैं, कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ क्यों नहीं करवाते? शरिया काउंसिल आप क्यों नहीं करवाते? रुकिए आप, आपकी टर्न आएगी तब बोलिएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा मेरी डिबेट के अंदर। रिजवान अहमद की टर्न है, जिसको मैं बोलूंगा वही बोलेगा। रिजवान अहमद, जो तस्लीम भाई ने बात आज बोली है, जो कल से मैंने लड़ाई शुरू करी है, मैं इसका वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। गवर्नमेंट को तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, 6 महीने के अंदर शरिया को कोडिफाई करे। शरिया रहेगी, लेकिन शरिया की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। हमने राइटिंग में दे रखा है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आर पार में हम आज मूल सवाल उठा रहे हैं, या तो शरिया की अदालत दो या फिर अलग मुल्क दो, और क्या ये शरिया की अदालत नींव है इस मुल्क के बंटवारे की? बड़ा सवाल यह है आज आर पार के अंदर, और डंके की चोट पे हम ये सवाल पूछते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर का ग्रैंड मुफ्ती किस तरह से दुम दबाकर डिबेट शुरू होने से पहले भाग गया। वो शॉट देखिए, आपको पता लगेगा। देखिए, डिबेट छोड़ के भागा ये ग्रैंड मुफ्ती, क्योंकि इसने मुल्क को तोड़ने की बात करी थी, और आज आर पार में इसको हम सवाल पूछते, इसीलिए भाग गया। और जिसकी नींव रखी गई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसकी नींव रखी। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ फलाई साहब इस समय डिबेट के अंदर जुड़ गए हैं, संबित पात्रा है मेरे साथ, बाकी भी मेहमान हैं मेरे साथ, इलियास साहब भी जुड़ गए हैं, इलियास शराफुद्दीन, प्रवक्ता इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, आपका भी स्वागत है। असद खान फलाई, या तो अलग देश दे दो
या फिर शरिया की अदालत दे दो? बताइए। देखिए, पहली बात, जिसने भी ये बात कही है वो बहुत ही निंदनीय है, उसको तो सैक करना चाहिए, उसके खिलाफ तो सब कर रहे हैं, लेकिन शरिया अदालत पर क्या बोलते हैं? अब आप सुनिए, शरिया अदालत पर आपके क्या मुसलमान हिंदुस्तान के संविधान पर विश्वास रखता है और इसी के संविधान के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारता है। संविधान के हिसाब से कानून का पालन कर रहे हैं आप लोग। आप सुनिए तो प्रॉब्लम कहां हुई है कि हमारे को फेयर नॉलेज नहीं है अरबिक की, जो दारुल कदा को हमने शरीयत कोर्ट से ट्रांसलेट और इंटरप्रेट कर दिया। क्या मतलब ये प्रॉब्लम है। अच्छा, दारुल कदा का मतलब वो है, दारुल कदा में कौन बैठता बताइए? है क्या करता है, क्या काम है दारुल कज़ा? दारुल कज़ा में वैसे ही है जैसे दिल्ली पुलिस ने और जगह पर मोहल्ला कमेटी बनाई हुई है। मोहल्ला कमेटी का क्या काम होता है? दिल्ली पुलिस ने बनाई है ना? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने बनाई है ना? इसको किस पुलिस ने बनाया है? सिविल सोसाइटीज किस संविधान ने बनाया है? सिविल सोसाइटीज क्या? आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़िए आप। वही मैं भी बता अमीश देवगन जी, आई पर्सनली विजिटेड इन यूके, स्कॉटलैंड और डिफरेंट में, जहां पे आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं। आर्बिट्रेशन सेंटर्स हैं। यू आर confusing the viewer by false making statement. नहीं, आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़िए आप पहले, पढ़िए उसके बाद बात कीजिए। मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। क्या लंदन में, क्या यूके में, क्या स्कॉटलैंड में दारुल कज़ा है? आर्बिट्रेशन सेंटर्स है, आर्बिट्रेशन सेंटर्स है। आई पर्सनली विजिटेड, आई पर्सनली सिविल सोसाइटी, नॉट बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय गवर्नमेंट। देखिए अब, नॉट बाय गवर्नमेंट, सॉरी टू से सर, सॉरी टू से। नहीं, दारुल कज़ा यानी आप कह रहे हैं शरिया की अदालत मिल जाए? शरिया अदालत को डिमांड नहीं कर रहे हैं। यू आर पुटिंग योर वर्ड्स इनटू माय माउथ, यू आर पुटिंग योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। दारुल कज़ा में कितनी महिला बैठती है? दारुल कज़ा का मतलब यहाँ पर वो है कि सिर्फ कंसल्टिंग रिकंसिलिएशन सेंटर, जहाँ पे आपको समझाया जाएगा, इफाम तफहीम के जरिए आपके मसले विवाद निपटारा किया जाएगा। आप तो ये कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश ये कर रहे हैं, सॉरी सुनिए मेरी बात, आप मेरी भी बात सुनिए। ऑडियो डाउन, होल्ड ऑन, एक सेकंड, अच्छा, नहीं, एक सेकंड, रुकिए, एक सेकंड, नहीं, मैं बरकरार रहा हूं सर, आप सब सच बोल, आप दोनों को चुप होना पड़ेगा, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। आप दोनों को डिबेट, देखिए मुझे ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा। आप गुमराह नहीं कर सकते। अच्छा, मैं गुमराह कर रहा हूं और आप लोग सही रास्ते में लेके जा रहे हैं। एक सेकंड, संबित पात्रा, आर्बिट्रेशन सेंटर जो है यूके में, स्कॉटलैंड में, वो आर्बिट्रेशन सेंटर शरियत से चलते हैं। ये नया कानून बना दिया गया है यहाँ पर, वो भी शरियत से चल रहे हैं। इतना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। आप बताइए ना कैसे चल रहे हैं, बताइए कैसे चल रहे हैं, तो फिर वो दारुल कज़ा कैसे है? रुकिए, संबित पात्रा जवाब, ऑडियो डाउन, संबित जवाब, अमीश भाई सुन लीजिए। अमीश भाई क्या सच है, क्या हकीकत मैं आपको बताता हूं। आपने सुना होगा कुछ वर्षों पहले एक केस हिंदुस्तान में बड़ा मशहूर हुआ था। हिंदुस्तान में एक केस बहुत मशहूर हुआ था। वो केस था कि एक मुस्लिम महिला के साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया था, और इसी प्रकार के एक शरिया कोर्ट में जब पूरा मामला गया था तो शरिया कोर्ट ने कहा था कि ससुर अब पति बन गया है और जो पति है वो अब बेटे के रूप में हो गया है, तो पत्नी अब ससुर के साथ रहेगी और पति उसका बेटा कहलाएगा। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके क्या कही थी आप सबको पता है। स्वाभाविक रूप से महिलाओं को एक रिग्रेसिव रूप से देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं तो हकीकत पे बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। रूल के खिलाफ है, डिबेट में मुझे आपको थैंक यू कहना पड़ेगा, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपको प्रॉपर सबको टाइम देना होगा ना, आपको प्रॉपर सबको टाइम देना होगा। टाइम देने का आप दूसरे आदमी को बोलने नहीं जा रहे। पूरे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप पूरे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं? कंटेंट पे बात करिए। मैं खुद गया था उस केस को, मैंने क्रैक किया था। ठीक है, आपने को पता है ना उस केस के बारे में। संबित पात्रा ने अपनी बात बोल दी। मैं 10 सेकंड संबित पात्रा आपको देता हूं, मेक योर पॉइंट फाइनल। आपको दिए 4 मिनट दिए, चुप रहिए बाप। संबित पात्रा 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। देखिए, हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि इस प्रकार का केस रिपीट हो। कोई भी रिग्रेसिव कानून देश में नहीं आना चाहिए और देश में जो महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू महिला हो या मुसलमान महिला, वो आगे बढ़े। इस प्रकार से देश को बांटने, मैं बार बार सबसे सवाल पूछता हूं, आप जवाब लीजिए, इनके लिए इस्लाम बड़ा है या संविधान बड़ा है?
मैं सवाल पूछता हूं अभी रहमानी साहब से, इस्लाम बड़ा या संविधान? मैं असीम वकार से सवाल पूछता हूं, इस्लाम बड़ा या संविधान? मैं इलियासी सराफुद्दीन से सवाल पूछता हूं, इस्लाम बड़ा या संविधान? नहीं, इस्लाम नहीं, सराफुद्दीन जी आप जवाब दीजिए, आपके लिए इस्लाम बड़ा है या संविधान बड़ा है? सराफुद्दीन जी आप जवाब दीजिए, सराफुद्दीन जी जवाब दीजिए। ठीक है, सब देश को बांटने, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, संविधान या इस्लाम? मैं जवाब दे रहा हूं। संबित जरा ठंडे बैठ जाओ, खामोश बैठ जाओ संबित, तू बैठ जा जरा खामोश। सुन, अब कुरान और हदीस के अंदर जो है उसे शरिया कहते हैं। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ने कहा कि 350 साल तक चलने वाले केसेस है, हमारे पास केसेस करोड़ों की तादाद में है, उसको सॉल्व करना है तो शरिया से ही सॉल्व होगा, वरना निर्भया, आसिफा, गीता, संस्कृति की इज्जत नहीं बचेगी। मतलब इस्लाम बड़ा संविधान छोटा, तो ये क्या कह रहे हैं? निर्भया नहीं होती, मतलब संविधान बड़ा, संविधान छोटा और इस्लाम बड़ा, ये क्या बता रहे हैं? ये वो लोग हैं जो बच्चियों को मरने देना चाह रही, इंसाफ नहीं चाह रही। हिंदू बच्चियों की बलि चढ़ा रही बीजेपी, हिंदू बच्चियों की बलि चढ़ा रही आरएसएस, हिंदू बच्चियों को मार दे रही लेकिन इंसाफ नहीं दे रही। शरिया उनको इंसाफ देता है, शरिया उनकी मदद करता है, शरिया हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की जान माल इज्जत की हिफाजत करता है। तो हमारे कोर्ट की मदद के लिए शरिया को इस्तेमाल होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए शरिया होना चाहिए। और संविधान बड़ा या संबित पात्रा जवाब दीजिए। मैं कहता हूं संविधान को इस्लाम से सीखना चाहिए। संबित पात्रा में क्यों पॉइंट? संविधान को इस्लाम से सीखना चाहिए। हाँ, संविधान को इस्लाम से सीखना चाहिए। वाह, हाँ बराबर। आज हमारे पास करोड़ों बच्चों को इंसाफ इस्लाम से सीखना चाहिए संविधान को। देवदासी को इंसाफ नहीं मिल रहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानूंगा भी तस्लीम रहमानी से और सलाई साहब से कि उनके क्या विचार है इसके ऊपर। सौदी की तरह उनको इंसाफ दे। संबित पात्रा जवाब दीजिए 30 सेकंड में आप। 40 साल से रोड पे बेरोजगारी, संबित पात्रा पहले संबित पात्रा को बोलने दीजिए। अकेला हिंदुस्तान के हक में बोल रहा हूं, मुझे बोलने दिया जाए। बोलिए संबित। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि इस्लाम बड़ा है और संविधान छोटा है। संबित पात्रा में क्यों पॉइंट? देखिए अमीश भाई, अभी इन्होंने कहा कि संविधान को इस्लाम से सीखना चाहिए, अभी इन्होंने कहा कि कोर्ट को इस्लाम से सीखना चाहिए और तुरंत जो है जस्टिस दे देना चाहिए, मतलब गर्दन काट देना चाहिए चौराहे पे फांसी देनी चाहिए, हाथ पैर काट देना चाहिए। ये सीरिया बनाना चाहते हैं, इस देश को आप सीरिया बनाना चाहते हैं, और इनकी हिम्मत कैसे हुई है कहने के लिए? और यही तो कहा, ये देश को आप लोग सब मिला के सीरिया बनाना चाहते हैं। और देखिए, हिंदुस्तान के निवासी आप सब देख रहे हैं, मैं अकेला व्यक्ति यहाँ इस डिबेट में बैठ के लड़ रहा हूँ कि हिंदुस्तान को एक रहना चाहिए, और यहाँ तीन मेरे तथाकथित भाई ये हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं। सुनिए, हिंदुस्तान को बांटने की बात कर रहे हैं। ये सारे गद्दार हैं, ये सारे गद्दार हैं, ये हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं। चाहते नहीं कि ये सारे हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं। ये सारे गद्दार हैं, सारे गद्दार हैं, जो कुछ कहा मैं इलियास के कहने की माफी क्यों मांगूंगा? लेकिन क्या कहेंगे? मुझे क्या इस्लाम संविधान को बोलने नहीं देंगे? आपको बोलने, आप मुझे क्लैरिफाई नहीं करने देंगे? आप मुझे डिरेक्ट क्यों करना चाहते हैं? बोलिए, संविधान के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 25 के तहत तमाम मजाहिब के पर्सनल लॉज को एडमिट किया है, और उसके तहत यहां पर हिंदू कोड बिल भी पास किया है, क्रिश्चियन कोड बिल भी पास किया है, हिंदू अदालतें हैं, हिंदू, आप पूरी बात सुनिए, हिंदू कोड बिल भी पास किया है, क्रिश्चियन कोड बिल भी पास किया है, शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 भी पास किया है, और इसमें इस्लाम पहले और कॉन्स्टिट्यूशन पहले का कोई सवाल नहीं है। रहमानी साहब, कोई सवाल नहीं है। आप बड़े समझदार हैं, आप बड़े दानिश्वर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है। एक सेकंड मिस्टर रहमानी, हियर मी आउट, को फ्लरिश करने की इजाजत है। मिस्टर रहमानी, हियर मी आउट, दिस इज द बिग क्वेश्चन फॉर यू, स्ट्रेट क्वेश्चन फॉर यू, आर यू रेडी फॉर दैट? पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1, क्या इस्लाम भारत के संविधान से बड़ा है? जो बात इलियास ने बोली। दूसरा पॉइंट, क्या भारत की कोर्ट्स को इस्लाम और शरीयत से सीखना चाहिए? तीसरा पॉइंट, क्या हिंदू अदालतें हैं इस देश के अंदर? एक सेकंड रुकिए आप, लेट तस्लीम रहमानी रिस्पॉन्ड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है, पहले सवाल का जवाब।
और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इस्लाम को मानने, अमल करने और उसकी तबलीग करने का इजाजत दी। अलग अदालतें बनाने का उसकी भी दी है आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत। और क्या करेगा? अच्छा मुझे बताइए, दारुल कज़ा में कितनी महिलाएं हैं? दूसरा देश को बताइए, दारुल कज़ा में कितनी महिलाएं हैं? दूसरा सवाल, कितनी महिलाएं हैं दारुल कज़ा में? दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा महिलाओं के केस आते हैं वहां पर। कितनी महिलाएं दारुल कज़ा में? बताइए आप लोग। आप लोगों ने पर्दे डाल रखे हैं, वो पर्दे उठेंगे इस मुल्क के अंदर और अलग मुल्क की डिमांड करते हैं कुछ लोग यहाँ पर। एक सेकंड रुकिए, झूठ नहीं सर, मैं आप सबके पर्दे उठा रहा हूँ। इस्लाम से अदालतों को सीखना चाहिए या नहीं? अभी पूरा का पूरा हिंदू अदालतें हैं, ट्रिपल तलाक, हिंदू अदालतें हैं। आप हिंदू मुसलमान छोड़िए, हिंदू मुसलमान छोड़िए, सिख अदालतें हैं, ईसाई अदालतें हैं क्या? तो बताइए ना, अगर है तो बताइए। जो सवाल क्या उसका जवाब सुनिए, बताइए, जवाब सुनिए। बताइए। कुरान को लेकर पूरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुरान हकीम हाथ में लेकर ट्रिपल तलाक पर फैसला दिया है। बिल्कुल किया। अगर आप ये कहते हैं अगर मुसलमानों का इशू है तो कुरान को हाथ में लेकर अदालत फैसला करती है। अगर हिंदू का मामला है तो हिंदू कोर्ट बिल्कुल सामने लेकर फैसला करती है। आप लोग को इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या शरीयत अदालत होनी चाहिए? शरीयत अदालत होनी चाहिए, और अगर शरीयत अदालत नहीं देंगे तो अलग मुल्क देती है। कोई नहीं मांग रहा शरीयत अदालत। कोई पैरेलल लॉ नहीं है, कोई पैरेलल लॉ नहीं है। लेकिन आर्बिट्रेशन मिस्टर रहमानी हूं मेरे ऊपर। कहीं आर्बिट्रेशन है, मैं संबित के पास जाऊंगा। फिर संबित जी के पास जा रहे हैं। आपने टाइम दिया मुझे, आपने टाइम दिया मुझे। 30 सेकंड। पहली बात, ये सवाल पूछना कि आपके लिए इस्लाम बड़ा है, संविधान बड़ा है, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप पूछो किसी से कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां बड़ी है या तुम्हारे पिताजी बड़े हैं। कौन बोला? ये इलियास ने बोला। आप सवाल पूछ रहे हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों को संविधान, इलियास ने नहीं बोला कि आप गलत कहा। ये संबित पात्रा ने बोला है। ये संबित पात्रा जी ने बोला है, संबित पात्रा जी ने डिस्टॉर्ट करके बोला है। मैं उसी बात मैं आज रिपीट कर रहा हूं। हिंदुस्तान के मुसलमानों का पूरा भरोसा है हिंदुस्तान के संविधान में। हिंदुस्तान के संविधान ने सारे राइट्स दिए हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाहर चाहे सऊदीया से, चाहे सीरिया से, या इराक से कोई लेना देना नहीं। हम यही आपका मुल्क नहीं है। आप गलत नैरेटिव दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं पूरी कौम को। एक सलाह मशवरे से कहीं पर कोई मसला और किसी विवाद का अगर निपटारा किया जा सकता है तो आपको क्या परेशानी है उसके अंदर? जज कौन बनेगा उसमें? कोई भी जिसको दोनों पार्टी दोनों पक्ष या राजी हो जाए कि आप बन सकते हैं जज। भाई दो वो तो जिनके भी आप लायक हैं जज बनने के। अरे मैं कह रहा हूं मुझे, मैं नहीं हूं फिर, लेकिन आप कोई भी दो, मैं तो नहीं बन सकता। अरे सर कौन बनाएगा जज? जज कौन बनाएगा? आप सुनने को तैयार नहीं है, जस्टिफाई कर रहे हैं। सुनने को तैयार। एक सेकंड रुकिए, आप चुप रहिए। इट इज माय टर्न। रहमानी साहब, अच्छा कानूनी बात कर रहे हैं। आप देखिए, जस्टिफाई भी करा जा रहा है, चिल्लाया भी जा रहा है। आई होप एक सेकंड। हाँ सर, मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूँ। जो नया मुल्क मांग रहे हैं वो कानूनी काम कर रहे हैं। मैं ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। ये इतनी बड़ी बहस है कि सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी इसके ऊपर। उन सबकी जबानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब देश तोड़ने की बात होती है, अदालत के नाम पर देश तोड़ने की बात होती है और अदालत उसकी नींव होती है। शरिया अदालत चाहिए, नई अदालत चाहिए, क्योंकि अपना मन पसंदा का फैसला करवा सके। मैं आर पार में एक ब्रेक लेके आ रहा हूं। आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और मेरे साथ संबित पात्रा है, मेरे साथ शराफुद्दीन है। मैं आपके पास आता हूं, इलियास शराफुद्दीन, और मैं आराम से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत की कानून व्यवस्था, भारत की अदालतें क्या इंसाफ नहीं कर सकती, इसीलिए शरिया अदालत चाहिए इंसाफ करने के लिए? और अब तो इतना बढ़ गया मामला कि शरिया अदालत अगर नहीं दे सकते तो अलग मुल्क दे दो। ये जम्मू कश्मीर के डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती ने कह दिया, तो ये बात अब कहां तक जाएगी, किस कदर तक जाके रुकेगी? अब अलग मुल्क, अमीश, अलग मुल्क दे दो जो बोल रहा उसको सीधा जेल में पटकिए, उन्हें दीवाना पागल है। हिंदुस्तान के मुसलमान उस पर यकीन नहीं रखते। अच्छा, दूसरी बात, हमारा संविधान 100 से ज्यादा बार अमेंड हो चुका है। मेरा मानना है गीता, निर्भया, संस्कृति, आसिफा की इज्जत बचाने के लिए और एक बार अमेंडमेंट लाएं और शरिया से सीखें और ऐसा कानून लाए हमारी हिंदू बच्चियां, मुसलमान बच्चियां, देश और देशवासियां बच जाएं। अच्छा, आपकी राय के अंदर संविधान बड़ा है या शरिया बड़ा है? जा रही शराफुद्दीन, 20 साल इंसाफ में शराफुद्दीन, सवाल भी सुनिए। नॉन स्टॉप बोलने के लिए आपको नहीं बुलाते, आपको बुलाया तभी आप बोल रहे हैं। सवाल पूछ रहा हूं आपसे मैं,
आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं शराफुद्दीन, पूछिए। क्या शरिया बड़ा है या भारत का संविधान बड़ा है, बताइए। भारत का संविधान शरिया के तहत चलेगा तो शरिया में पूरा भारत बच जाएगा इंशाअल्लाह। वेरी पूरे तो भारत बच जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर अलग मुल्क में निकल लीजिए तो कि भारत का संविधान बड़ा है। जोशीदा बहन को इंसाफ मिल जाएगा, आसिफा को इंसाफ मिल जाएगा, संबित पात्रा, और गीता और संस्कृति को इंसाफ मिल जाएगा। रहमानी साहब सुन लिया ना आपने। अब ये चुप रहेंगे तभी तो बोलूंगी, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। संबित पात्रा, देखिए एक तरफ वो तथाकथित ग्रैंड मुफ्ती, जिसको कि सही कहा गया ग्रैंड मुफ्ती नहीं बोलना चाहिए, वो खड़ा है जो कह रहा है कि देश को बांट देना चाहिए अगर शरिया नहीं बनता। दूसरे तरफ ये खड़े हैं क्या नाम है, सराफुद्दीन कहते हैं पूरे देश को ही हम इस्लामिक रिपब्लिक बना देंगे क्योंकि संविधान। हाँ, इलियास सराफुद्दीन कहते हैं पूरे देश को ही इस्लामिक रिपब्लिक बना दो, पूरे देश को ही बना दो, अलग देश क्यों चाहिए, पूरा देश इस्लामिक रिपब्लिक बन जाएगा और संविधान को सरिया बना दो। इससे बढ़िया क्या होगा? ये तो दो कदम आगे चल के बना रहे हैं। रुक जाइए मैं आपके बीच में एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात को। देखिए यहाँ पे जो लोग इस प्रकार का तंज कसते हैं, याद करिए। नहीं देखिए, आपने अपनी बात रख ली डिबेट के अंदर, अब मर्यादित रहिए। पहले बैठ जाएंगा, मुझे बोलने दीजिए। देश के लिए जो अच्छा रहेगा खुल के बोलेंगे। मैं कंप्लीट कर लूं, संबित जवाब दीजिए। ठीक है, बोलिए, खुल के बोलिए। देखिए, पहली बात तो है याकूब मेमन को जब फांसी होती है, यही वो लोग थे इंक्लूडिंग असउद्दीन ओवैसी जो कह रहे थे याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। याकूब मेमन का जनाजा निकलता है 50,000 से अधिक। अब आप चुप रहिए। अरे चिल्लाओ मत, एकदम चुप रहो। देखिए जरा आरएसएस कहां से आप देखिए जरा यहाँ पर आप बताइए ना, शरिया से संविधान सीखे, शरिया पे बात शरिया पे पब्लिक बनाना चाहते हैं। आप याकूब मेमन को बीच में क्यों ले आते हैं? क्या ये टॉपिक है? देखिए, अमीश भाई आप देख रहे हैं के मुसलमान उसको अप्रूव नहीं करते। अमीश भाई अभी तो संविधान से चल रहा है तो ये हालत है, शरिया लाके तो ये लाइव डिबेट में हमें मार डालेंगे। ये तो लाइव डिबेट में हमें मार डालेंगे। अभी तो शरिया कानून नहीं आया है, संविधान से चल रहा है तो ये बोलने नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा सरकार है। रहमानी साहब जवाब दीजिए, क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक आदमी को बोलने नहीं देंगे क्योंकि शरिया कानून लाना है, दारुल कज़ा के बहाने बनाना है? ये प्रोपेगेंडा कुछ और है, बताइए। देखिए, दारुल कज़ा का बहाना लेके तो इलेक्शन लड़ने की तैयारी की जा रही है 2019 का। कौन कर रहा है? देश का बंटवारा, देश को इस्लामिक रिपब्लिक बना दो। ये इशू इस वक्त रेज और इलियास भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं, और इलियास भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इलियास जो कुछ आप भी बीजेपी का साथ दे रहे हैं, हिंदुस्तान कमाल की बात है। ये ग्रैंड मुफ्ती मांगे बिल्कुल नहीं है। न इलियास शराफुद्दीन की राय मुसलमान मानते हैं, हम वोट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम मानते हैं। हमने हर मामले में सुप्रीम जो है इसको तो फिर दारुल कज़ा क्यों चाहिए? और पार्लियामेंट को भारत की अदालत से फैसला क्यों नहीं? दारुल कज़ा क्यों? पार्लियामेंट शरीयत की अदालत क्यों चाहिए आपको? पार्लियामेंट सुप्रीम है, मैं बार-बार अच्छा, शरीयत की अदालत क्यों चाहिए अगर भारत की अदालत सुप्रीम है? इसलिए चाहिए कि हिंदुस्तान की इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसी कानून ने, इसी पार्लियामेंट ने ये इजाजत दी है कि इस मुल्क में जो पीनल कोड है सब बराबर उसको मानेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले फलाई साहब, एक सेकंड शादी और ब्याह के मामलात 15 सेकंड में क्यों पॉइंट आखिरी दौर है, आखिरी 30 सेकंड है। समित पात्रा ठीक है, हिंदुओं नहीं रोक तो नहीं, कानून तो सब कुछ रोक सकता है। ना कानून सब रोक सकता है। चिल्लाएंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? अब लेना बंद कर दे, आप कह सकते हैं नहीं, अब हिंदुओं के शादी के फेरे पे सवाल आप कैसे करा सकते हैं? जरूरत है नहीं, वो कानून का दायरा है क्या? हिंदुओं के फेरे पे कैसे सवाल है? कानून का दायरा, बिल्कुल कानून का दायरा है। सर मेरे पास समय नहीं है अब। नहीं, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि हिंदू फेरे लेने बंद कर देंगे तो हम अदालत नहीं। ना उसकी कोई तुलना ही नहीं है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है सर, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ये वही बात है, अभी थोड़ी देर पहले बोला क्या यूके में और अमेरिका, यूके के अंदर और स्कॉटलैंड के अंदर, एक सेकंड सर, वहां पर भी दारुल कज़ा है। जब पूछा गया नहीं, वो दारुल कज़ा नहीं, आर्बिट्रेशन सेंटर है, वो तो हिंदुस्तान में भी है। कुछ भी बोल के निकल लेते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आज का कंक्लूजन यही है कि भारत के संविधान से चलना होगा, नहीं तो टाटा बाय बाय करके निकलिए। सीधा आज का कंक्लूजन ये कहता है। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, सुमित ओवर टू यू।